नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही विशेष मेहमान, एक स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। इनका नाम है राहुल सूर। रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने कई साल यूनाइटेड नेशंस में लगाए हैं और वहाँ पर ये स्टडी किया है कि जब इंटरनेशनल लेवल पे किसी प्रॉब्लम से डील किया जाता है, उसे सॉल्व करना होता है, तो कैसे स्ट्रेटेजी बनती है, कैसे उसे स्टडी किया जाता है और फिर उस पर कैसे एक्शन लेते हैं। अब हमारे देश में यूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम बार बार उन पर बात भी करते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम पे, और इस्लाम के भी कुछ स्पेसिफिक इश्यूज पे, जैसे सेक्सुअल स्लेवरी हुआ, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि ये जो आज हमारे पास मेहमान है, इनके पास एक यूनिक एक्सपीरियंस है, पुलिस सर्विसेज का भी और यूनाइटेड नेशंस का भी। तो राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पास। नमस्ते नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने बुलाया और आपके दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। राहुल जी, पहले तो आपने एक बड़ी यूनिक कॉन्सेप्ट बताई, इस्लामोफैक्टिज्म की। मैंने उस पर एक बार ट्वीट भी किया था। हाँ जी। दर्शकों को बता देता कि कई बार क्या होता है कि आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं, जबकि उसकी सच्चाई बता रहे होते हैं, तो आपके ऊपर एक शब्द फेंका जाता है, इस्लामोफोब जी। तो उसे काउंटर करने के लिए राहुल जी ने बोला कि हम इस्लामोफोब तो है ही नहीं, क्योंकि इस्लामोफोबिया तो एक नकली कॉइन किया हुआ शब्द है। असली शब्द है इस्लामोफैक्टिज्म। इस्लामोफैक्टिज्म, तो ये क्या है इस्लामोफैक्टिज्म? पहले अगर इसी से हम चर्चा स्टार्ट। धन्यवाद नीरज जी, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो शब्द इस्लामोफोबिया है ये बहुत प्रचलित हो चुका है और सबके ऊपर ये फेंका जाता है। और इतना ही नहीं, इसकी जो स्वीकृति है ये बहुत फैल गई यूनाइटेड नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में, एकेडेमिया में और न्यूज़पेपर्स में। तो इस्लामोफोबिया ये जो आरोप है ये बहुत ही एक घातक आरोप है, क्योंकि हम समझते हैं कि ये केवल एक शब्द है, मगर मैं तो समझता हूँ कि ये एक शब्द नहीं, ये एक शस्त्र है। तो इसकी रियल मीनिंग क्या है कि यदि किसी ने इस्लाम के बारे में कुछ बोला और कुछ भी मंद से मंद आलोचना की, तो उसको शांत कराने के लिए, उसकी आवाज़ बंद करने के लिए उसके ऊपर आरोप लगाया। इस शब्द के बारे में, इस्लामोफोबिया के बारे में आलोचना बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इसका इरादा क्या है। तो यदि उनके पास एक शस्त्र है तो हमारे पास भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मैं समझता हूँ कि हम एक वॉर ऑफ द नैरेटिव्स में लगे हुए हैं, और जिसके अंदर शब्दावली, आपके पास कौन से शब्द है, हमारे पास कौन से शब्द है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नैरेटिव की वॉर जीते वही सिकंदर। तो इसलिए यदि आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप इस्लामोफोबिक हैं, तो आपका उत्तर है नहीं, मैं इस्लामोफैक्टिस्ट हूँ, कि केवल तथ्य के आधार पर बात कर रहा हूँ, घृणा घृणा से नहीं, भय से नहीं, स्नेह से नहीं। अब मैं दो छोटे से उदाहरण देता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि सितंबर 11 2000 के बाद अब तक 50,000 विश्व में इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं। तो ये तो फैक्ट है। तो इसको आप बोलेंगे इस्लामोफैक्टिस्ट स्टेटमेंट। और यदि आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो उन्होंने एक टेररिस्ट की लिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर 700 से अधिक नाम है, और यदि आप उनके नाम देखेंगे तो सब मुस्लिम नेम्स हैं। तो अगर बोलना कि सिक्योरिटी काउंसिल की टेररिस्ट लिस्ट में अधिकांश 99% जो है वो मुसलमान नाम है, ये घृणा फैलाना नहीं है, ये इस्लामोफैक्टिस्ट है। इस हेतु से मैंने किया था, और मेरे दर्शकों को अनुरोध होगा कि ये शब्द का इस्तेमाल करें। तो राहुल जी कह रहे हैं कि इस्लामोफैक्टिज्म है कि हम तो इस्लाम के तथ्यों पे बात कर रहे हैं, कि जो मोहम्मद ने किया या जो पिछले 1400 साल का इतिहास है उसे देख लें, जो उनके स्क्रिप्चर्स कहते हैं उन्हें देख लें, तो वो हम इस्लाम के फैक्ट्स की, इस्लाम के तथ्यों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इस्लामोफैक्टिस्ट अप्रोच। हाँ जी। अच्छा, अब इस्लामोफोबिया तो एग्जिस्ट करता नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप पूरे संसार में देखें, जहां पर आपको क्राइम्स दिखाई देते हैं, स्पेशली कुछ स्पेशल काइंड ऑफ क्राइम्स दिखाई देते हैं, उनमें आप पाएंगे कि वहां पर मुसलमान, स्पेशली मुसलमान पुरुष इन्वॉल्व पाए जाते हैं जी। लेकिन जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, पुलिस है या कोई भी एजेंसी है,
वो ये नाम लिखने से डरती है। अगर हम पूरे संसार को देखें तो इसराइल में जो 7 अक्टूबर को उसकी बात करें, उस पर एक नई रिपोर्ट आई है। ये है रिपोर्ट, साइलेंस नो मोर। इस पे भी आज हम राहुल जी से बात करेंगे, इसके बारे में भी। तो इसराइल में हुआ जी, अमेरिका में हुआ, भारत में हुआ, सब जगह पे आपको दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ इनकी इस तरह की गतिविधियां चलती हैं जो क्रिमिनल है, आपराधिक गतिविधियां हैं। और स्पेशली जब ये यूके वाला जो वो रॉबर्ट लोवे की रिपोर्ट आई, तो उसने एक बार फिर से फोकस इनकी इस आइडियोलॉजी पे, इनकी मेंटालिटी पे फोकस किया। अब हमारे यहाँ अजमेर कांड हो चुका जी, लड़कियों को ग्रूम करना, उन्हें धोखा देना, उनके शरीर का उपयोग करना और एक तरह से उनके जीवन को नष्ट करना, ये एक सोची समझी चाल के अंतर्गत ऑर्गेनाइज ढंग से होता है। इसे हम कई जगह पे सेक्सुअल स्लेवरी की भी बात कर देते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इस रिपोर्ट में भी की गई बात। तो ये क्या मानसिकता है? क्या इसे अब इंटरनेशनल सोसाइटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी समझ रही है या अभी तक वो वैसे के वैसे? देखिए इसको सब लोग तो समझते हैं, मगर इसके ऊपर बात करने में डरते हैं। और क्योंकि ये क्राइम्स हैं, इसके अंदर मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि ये जो इस्लामिक मेंटालिटी है, जो उसके अंदर जो विशेष विचारधाराएं हैं, जिसके कारण ये गुनाह होता है या उसको प्रोत्साहन मिलता है, उसके विषय में पुलिस को ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये सबसे आवश्यक रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, और उसके अंदर केवल आपको एक ही यंत्र काम आएगा, वो है पुलिस। तो पुलिस को एक मिनट, मिलिट्री नहीं काम होगी? मिलिट्री भी काम आएगी, मिलिट्री भी काम आएगी डेफिनेटली, पर इन्वेस्टिगेशन में तो पुलिस का आगे काम होता है, क्रिमिनल एनालिस्ट का। तो जब इसके बारे में क्राइम्स होती हैं, तो इसके बारे में अब समय आ गया है पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए। और क्योंकि आपने पूछा कि लोग समझते हैं कि नहीं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 3-4 दिन पहले गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने एक निर्णय दिया 2008 में जो अहमदाबाद में टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके अंदर 50 लोग मारे। और जो कोर्ट का निर्णय है वो 2000 पेज का निर्णय है, और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये जो आरोपी हैं, अब कॉन्विक्ट्स हैं, ये बार बार जिहाद के बारे में बात कर रहे हैं, ये भारत को इस्लामी देश बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। अब कन्विक्शन तो हो गई, मगर मेरा ये सवाल है कि जिहाद, जिसका जो टेक्निकल मीनिंग है, क्या हमारे पुलिस फोर्सेस को पता है कितने प्रकार के जिहाद होते हैं, और ये भारत को इस्लामी देश क्यों बनाना चाहते हैं? इसका रहस्य या इसका उत्तर आपको मिलेगा इस्लामिक थॉट में। तो इसलिए जो इस्लामिक थॉट गैर मुसलमानों के बारे में बात करती है, उसके विषय में पुलिस को ट्रेनिंग देना आवश्यक है, जिसके आधार पर वो आरोपी को अच्छी तरह से इंटरोगेट कर सकें और एविडेंस कलेक्ट कर सकें, कोर्ट के सामने सबूत रख सकें और उसके ऊपर निर्णय। तो आपके प्रश्न का उत्तर है हाँ, लोगों को पता है, मगर जो एजेंसीज फ्रंट लाइन में हैं, उनको सशक्त करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैं दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे मैं पहले सेक्युलर कम्युनिस्ट टाइप का होता था, तो सीताराम गोयल जी का लिटरेचर पढ़ के मुझे समझ में आया कि क्या थ्रेट है और इस पे हमें एक्टिवली काम करना चाहिए। तो उनकी किताब है इंडिया सेक्युलरिज्म, ये सीताराम गोयल जी की किताब है। हाँ जी। इसके लास्ट में उन्होंने एक लेटर डाला हुआ है, वो लेटर लिखा है रिटायर्ड आईपीएस बलजीत राय ने। तो लास्ट टाइम जब मेरी राहुल जी से बात हुई थी, तो बातों बातों में पता चला कि वो इनके पिताजी हैं, और उन्होंने 98 में, सन 1998 में भारत के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कि भारत की यूनिवर्सिटीज में, बीए में, एमए में ये जो इस्लाम की मानसिकता है ये पढ़ाई जानी चाहिए। तो अब अगली पीढ़ी के आईपीएस ऑफिसर है हमारे पास, वो उससे एक स्टेप आगे जाके बता रहे हैं कि हमें जो पुलिस है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्हें इस इस्लामिक माइंडसेट के बारे में पता होना चाहिए।
तो लगभग 30 साल होने को है। जी। अनफॉर्चुनेटली सरकारों ने कुछ अभी तक भी नहीं किया, लेकिन जो आपने बात उठाई वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गंभीर है ये कि पुलिस को मेंटालिटी पता। हम्म। पर राहुल जी, हम जनरली ना कभी लीडर नहीं बनते, हम वेस्ट की ओर मुंह ताकते हैं, वो कुछ करेंगे फिर हम शायद उन्हें एमुलेट करते हैं। तो क्या कहीं पर इस बारे में अभी तक बात हुई है वेस्ट में कि ये पुलिस को, लॉ एनफोर्समेंट वालों को, एफबीआई को, इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए इस्लाम के बाद? और एक्चुअली इसका उत्तर ये है कि हाँ, पश्चिम में इसके बारे में बात हुई है, क्योंकि ये जो रूपर्ट लो की रिपोर्ट आई है, उसके अंदर एक रिकमेंडेशन है कि पुलिस को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए जिसके तहत वो आरोपी के मजहबी विश्वास के बारे में जांच कर सके। और इतना ही नहीं, जो शिकार हुआ है, जो विक्टिम हुआ है, उसके साथ भी बात करें क्या, ताकि उसके ऊपर क्या धार्मिक या मजहबी अत्याचार हुआ। अब जो रूपर्ट लो की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं, वो उन्होंने इंडिपेंडेंटली क्राउड रिसोर्सिंग से 60 लाख पाउंड इकट्ठे करके उन्होंने प्रकाशित की है। मगर, और ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि पिछले साल क्या हुआ कि वहां पर इलॉन मस्क ने इसके बारे में ट्वीट किया और ये जो ग्रूमिंग गैंग्स था ये फिर से एक बार पब्लिक में आ गया। अब शासन को ये मजबूर हो गए कि उन्होंने एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एस्टैब्लिश की। अब इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो मार्च 31 को जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, नीरज जी, बहुत इंटरेस्टिंग। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या लिखा है कि ग्रूमिंग गैंग्स की जो विफलता, मतलब सामाजिक विफलता थी, और ये क्या हुआ, इसके अंदर जांच करने के लिए वो मजहब की भूमिका के अंदर जाएंगे। They will go into the role of religion. और रिलीजन मतलब इस्लाम, क्योंकि पता है कि 95% ऑफ द पर्संस कन्विक्टेड वर मुस्लिम्स। तो जो आपका सवाल है, क्या पश्चिम में इस विषय पर बात हो चुकी है, उसका उत्तर है हाँ, हो चुकी है। और ये पहली बार है विश्व में कि इस्लाम के कई तत्वों के बारे में ऑफिशियल इंक्वायरी होगी। इतना। फिर मैं आपको एक पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगा, और वो है पुस्तक, ये है, इसका नाम है द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर इंटेलिजेंस एनालिस्ट हैंडबुक ऑफ इस्लाम। और इसी के अंदर भी धीरज जी उन्होंने यही मुद्दा बताया है कि मजहबी संबंधी जब गुनाह होता है तो उसके अंदर मजहब के कौन सा तत्व इन्वॉल्व है, उसके बारे में जांच करनी चाहिए। और जब ये इस्लाम के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि काउंटर टेररिज्म, जैसे उनको सिखाया जाए, तो वो केवल मिडीवल टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। वो तो इसके अंदर जिहाद का मतलब क्या है, और गैर मुसलमानों के प्रति क्या बर्ताव होना चाहिए, और युद्ध के समय शत्रु के प्रति किस तरह के बर्ताव करना चाहिए, ये उन्होंने कुरान के जो वर्सेस है निकाल के इसके अंदर दिए हैं। और एक कारण है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को सशक्त करना। और अब तक ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आरोप लगता है इस्लामोफोबिया का। हम फिर उसी शब्द पे घूम के आ जाते हैं। इस्लामोफोबिया का जो आरोप है बहुत ही शक्तिशाली आरोप है, और इसके विरुद्ध लड़ने के लिए ये एक अमेरिकन प्रोफेसर है, विलियम गॉथरोप, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, अमेज़न पर उपलब्ध है। मुझे लगता है यहाँ पर भारत में उपलब्ध है कि नहीं मुझे पता नहीं, मगर ये बहुत ही टाइमली पुस्तक है। और मुझे लगता है कि ये मुद्दे को अब शासन के साथ हमको उठाना। तो जो आप कह रहे हैं कि शासन का उठाना पड़ेगा, इसका क्या मतलब, कैसे उठाएंगे, क्या? मतलब ये हमको लिखना पड़ेगा कि इसकी आवश्यकता है, हमका केस बनाना पड़ेगा फैक्ट्स के ऊपर। इस्लामो फैक्टिज्म के आधार पर हम केस बनाएंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है। क्योंकि हर फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। सबको आप सपोज कीजिए आप हार्ट डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उसके अंदर गहराई में पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। यदि आप एक रॉकेट साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आप एडवांस फिजिक्स पढ़ेंगे कि नहीं। इसी प्रकार से ये जो टेररिस्ट रिलेटेड ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर हमको इस्लामिक सोच की झलक दिखाई देती है, और जो हमारे बारे में बात करते हैं, उनका ज्ञान पुलिस इन्वेस्टिगेशन को होना चाहिए
क्योंकि ये डी रेडिकलाइजेशन मेजर्स में भी काम आएंगे, क्योंकि जैसे उनको पता चलेगा कि इनकी सोच क्या है, उनका डेटाबेस बढ़ेगा, उनकी स्ट्रैटेजीज बढ़ेंगी, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसलिए पुलिस के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, क्रिमिनल एनालिस्ट के ऊपर, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को इसके बारे में ज्ञान आना चाहिए। ये समय आ गया है, क्योंकि हमारे देश में इतने सारे आक्रमण हुए हैं, इतने सारे धर्मांतरण हुए हैं। तो यदि हम कहें कि ये हमारे आउट ऑफ बाउंड्स है, हम उसके बारे में देखेंगे ही नहीं, तो मुझे लगता है कि अपनी बिना कारण आंख में। आपकी बात सुन के कितना आयरॉनिक लग रहा है कि 80 साल होने वाले हैं, हम कह रहे हैं अमृत काल, लेकिन 80 साल में हम अभी तक उस आइडियोलॉजी के बारे में ऑफिशियल चैनल्स में नहीं देखते कि बात हो रही है, जिसने इस देश का विभाजन करवाया, जिसने लाखों लोगों को मरवाया, लाखों बच्चों के साथ बलात्कार करवाए। अभी भी जैसा मैंने पहले बोला कि आपके पिताजी ये बात करके गए कि ये नॉलेज हमारे पूरे सिस्टम में होनी चाहिए, स्पेशली पुलिस फोर्सेस में तो होनी ही चाहिए। ये इतना लंबा समय कैसे लग गया? इसका मतलब कोई बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है कि हम देखना नहीं चाहते उसे। बिल्कुल, जैसे मैंने बोला कि आरोप लगता है कि आप घृणा फैला रहे हैं, मगर इसके अंदर सच्चाई तो है बिल्कुल उलट है, क्योंकि घृणा हम तो नहीं फैला रहे ना। तो यदि आप जाके पढ़ें तो वो समझते हैं कि गैर मुसलमान सबसे गंदे जानवरों के समान, उनसे भी बदतर है। उनसे, हाँ। तो यदि किसी के ऊपर आप घृणा फैलाने का आरोप लगा सकते हैं, तो हमारे ऊपर नहीं, उनके ऊपर। यदि हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, और वो कहते हैं कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम, तो बंटवारा किसने किया? हमने तो नहीं किया। अब यदि आप कुरान की पहली वर्ष देख लेंगे, सूरा फतीहा, उसके अंदर क्रिश्चियंस और जूस को बुरा भला कहा गया है कि हमको आप सीधे रास्ते में ले जाओ, बट ऐसे नहीं कि जिनके साथ आप गुस्सा हैं या वो भी भटक गए हैं। तो ये एक ऐसी मजहबी किताब है जो फ्रॉम द स्टार्टिंग ब्लॉक दूसरों को अदराइज करती है। तो इसके बारे में, क्योंकि हमेशा हिंसा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए लोग डरते हैं, शासन डरता है। और अब जैसे मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता, धीमे धीमे पश्चिम में इसके बारे में कुछ जागृति आ रही है। अमेरिका में, जैसे आपको बताऊं, वहाँ पर एक एंटी शरिया कॉकस स्थापित हो गया है, और उसके अंदर 68 लोगों की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। अब उन्हीं के ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप हिटलेर फैला रहे हैं। मगर इस सब का उत्तर है इस्लामो फैक्टिज्म के आधार पर बात करना। मैं उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ कि अब इसके लिए गट्स भी चाहिए, क्योंकि आपको हिंसा का भी सामना करना पड़ेगा, आपके ऊपर आरोप भी लग सकता है। मगर सर्वाइवल should not be dependent upon our willingness not to take action. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये तो नहीं लिखा कि आप इतना सहनशील बनिए कि चाहे आपको कोई आके मारे तब भी आप सहन करते रहिए। लेकिन तो ये सहनशीलता है, तो कायरता है। पाकिस्तान में क्या हुआ? उन्होंने सारी हिंदू खत्म कर दी। वहाँ 1.61% वहाँ पर हिंदू रह गए। कश्मीर में खत्म कर दिए। बांग्लादेश में उनके विरुद्ध हर रोज कार्रवाई होती है। अफगानिस्तान में उन्होंने सिख खत्म कर दिए। अपना देश का छोड़िए, मैं कहता हूँ भारतवर्ष का छोड़िए, पाकिस्तान का छोड़िए, आप मध्यपूर्व में देखिए, पूरे के पूरे यहूदी 1948 के बाद उन्होंने निकाल दिया। तो किसी ना किसी दिन दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा। अब वो घड़ी कब आएगी ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर चुनौती हमारे सामने है, और बहुत वर्षों से ये चुनौती बढ़ती गई है, और अब इसने एक भयानक रूप ले लिया है। क्योंकि अभी हम लगता है कि ठीक है, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा है, मगर वो तो आज है ना, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद क्या होगा? इसलिए जो आप काम कर रहे हैं इस्लाम की सच्चाई लोगों को बताने के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। और मुझे लगता है कि मोर स्ट्रेंथ्स टू योर एल्बो, आप इसके अंदर और शक्तिशाली हों, ये मेरी आशा है जी। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि वो समय कब आएगा, है ना?
हर सिविलाइजेशनल वॉर में जब आप लड़ रहे होते हैं तो कभी एक पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरा भारी होता है, लेकिन बीच में कभी एक टिपिंग पॉइंट आ जाता है कि अब एक साइड जीतेगी, दूसरी हारेगी। तो मैं जैसे देखता हूँ यूरोप में कई देशों में वो टिपिंग पॉइंट ऑलरेडी आ चुका है। अब इस्लाम उन्हें ओवररन करने के लिए तैयार हो चुका है, अब कर देगा। अमेरिका में भी नहीं आया, भारत में भी नहीं आया, लेकिन अगर वो टिपिंग पॉइंट आ गया फिर तो हम गए। और वो 5 साल है, 10 साल है, हमें नहीं पता, लेकिन उससे पहले पहले ही एक्शन लेना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं आपकी और आपके पिताजी की दोनों चीजें कंबाइन करूं तो एक डुअल अप्रोच बन जाती है कि एक तो एकेडेमिया में इस्लाम की सच्चाई हमारे देश के बच्चों को पता होनी चाहिए। मैं तो एक स्टेप आगे जाता हूँ कि हमारे तो स्कूल में इसके करिकुलम में भी कुछ डालना चाहिए कि इस्लाम ने क्या किया है। और ऑफ कोर्स पुलिस, जो आप बता रहे हैं कि पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को तो इस्लाम की कोर टीचिंग्स, कोर उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पता होना चाहिए, तभी हम इससे बचेंगे। अच्छा, एक एस्पेक्ट जो मैं बीच में आपसे पूछना चाह रहा था, जो संसार भर में एक्टिविटीज हुई इस रिपोर्ट में भी जो अभी बात कर रहे थे उसमें भी आया कि महिलाओं को जो स्पेशल टारगेट बनाया जाता है। ये रिपोर्ट बात चीख चीख के कह रही है, और आपने तो क्योंकि इसे पढ़ा, तो इसके बारे में बताइए जरा, कि क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। तो ये जो रूपर्ट लो की जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं वो इजराइल वाली इजराइल में जो रिपोर्ट है धीरज जी, ये 250 एक से भी अधिक बहुत मोटी रिपोर्ट है, और उसका नाम है साइलेंस्ड नो मोर, और शीर्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सेक्सुअल टेरर अनवील्ड, द अनटोल्ड एट्रोसिटीज ऑफ अक्टूबर 7th एंड अगेंस्ट हॉस्टेजेस इन कैप्टिविटी। अब ये सेक्सुअल टेरर, पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि आजकल अंतरराष्ट्रीय सिचुएशन के कारण निंदा की जाती है इजराइल की। उन्होंने हमास के ऊपर क्या किया, हजारों वहां पर सिविलियंस मारे गए, वो तो मुझे लगता है बहुत ही रिग्रेटेबल चीज़ है कि इतना वहां पर नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए, पैलेस्टीनियंस मारे गए, उसके अंदर तो कोई शक नहीं। मगर अब ये क्या प्रयत्न किया जा रहा है कि अक्टूबर 7 के अंदर जो इजराइल ने बताया वो हुआ ही नहीं था, या ये बहुत ही अतिशयोक्ति। इस रिपोर्ट के अंदर ये स्थापित कर दिया है कि जो हुआ था बहुत ही भयानक, क्योंकि 10,000 घंटे उन्होंने वीडियोस देखी, फोटोग्राफ्स, 1,800 उन्होंने एनालिसिस की, 430 विटनेसेस को एग्जामिन किया, और याद रखिए कि 1,950 लोग एक दिन में मारे। और ये जो देश है केवल 1 करोड़ की आबादी नहीं है, 90 लाख है शायद, ऐसा कुछ। तो अगर इस प्रकार का अटैक अमेरिका पे होता ना, तो मैथमेटिकली 40,000 लोग मरते हैं। भारत में होता तो उसका आप हमारा बेसलाइन डिनोमिनेशन तो और भी ज्यादा है, अंदाजा लगा दीजिए। तो इसके अंदर उन्होंने 100% सिद्ध कर दिया है कि जो SGBV, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस, ये उसकी टेक्निकल टर्म। हमास ने जो किया वहां पर उनको 13 विशेष पैटर्न्स दिखाए थे। अब कैसे पैटर्न्स है, बहुत ही भयानक पैटर्न्स है, और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इट इज डिस्ट्रेसिंग, तो ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही मतलब दे आर डिस्गस्टिंग एंड दे आर हॉरिबल। तो पहला तो है कि रेप और मास रेप, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार। दूसरा है सामूहिक बलात्कार, उसके साथ टॉर्चर, यानी कि उनके पैर तोड़ देना, हाथ तोड़ देना, रेपिंग के समय। तीसरा है मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब जो वहां पर औरतों का मर्डर किया गया, वो एग्जीक्यूशन का मेथड देखिए कि एक तो सिर में गोली मारते थे, फिर उनके प्राइवेट पार्ट्स में, और फिर उसकी चेहरे पर। अब महिलाओं के चेहरे पर गोली मारने का क्या महत्व, इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इसका कारण है कि वो उसकी वुमनहुड, यानी उसकी स्त्रीयता को नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि जितनी सुंदर औरत है उतना उसको आप उसके चेहरे को नष्ट कर देंगे, फिर आप उसको ह्यूमिलिएट करेंगे। अच्छा,
मारने के बाद फिर रेप हुए, तो डेड बॉडीज के ऊपर रेप हुआ और डेड बॉडीज के ऊपर डेसिक्रेशन हुआ, ये लिखा हुआ। अब ये तो हुआ जो मर गए और जो रेप के बाद मर गए। अब जो बचे उनके साथ क्या, उनके साथ क्या हुआ कि उनको, औरतों को नंगा कर, बच्चों को उनके साथ, फिर उनको परेड कराना, फिर उनको बांधना, हैंडकफ कर देना, हाथ पैर बांध देना, और एक उन्होंने विशेष शब्द कॉइन किया है, किनोसाइड। किनोसाइड मतलब कि एक परिवार के सदस्य के सामने दूसरे परिवार के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज करना, और इतना ही नहीं, एक परिवार के सदस्य से दूसरे परिवार के सदस्य के ऊपर सेक्सुअल अब्यूज करना। मतलब एक ही परिवार के एक व्यक्ति से अपने परिवार के दूसरे व्यक्ति, इसको उन्होंने किनोसाइड का नाम दिया है। किनोसाइड मतलब, किन मतलब रिलेशनशिप, और ये हुआ उसका मारने का तरीका, और जो बच गए थे। अब हम है उनकी मीडिया स्ट्रेटजी। तो मीडिया स्ट्रेटजी उनकी ये थी कि उन्होंने कुछ छुपाया नहीं, तो जैसे आक्रमण हो रहा है उन्होंने रियल टाइम में ब्रॉडकास्ट किया, और जो विक्टिम्स थे उनकी सोशल मीडिया को लेकर ब्रॉडकास्ट किया उनके रिलेटिव्स के पास, ताकि जो टेरर है वो मैग्नीफाई हो जाए। और ये सर्कुलेट करता रहा, और जो कैप्टिविटी में थे, जो बंदी बनाए गए थे, उनके भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनके संदेशों को ये पहुंचाया गया, देखो हम उनके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। और जाने से पहले उनको ये इंस्ट्रक्शंस मिली थी, हिब्रू की बुकलेट्स थी कि उनको क्या बोलना है। औरत को बोलना है अपनी लातें खोलो। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट निकली थी कि उनको अटैक करने से पहले बोला गया था कि जो औरत आपके हाथ लग गई वो आपकी स्लेव हो। तो ये जो है ना, पूरा का पूरा ये इसके अंदर तथ्य, फैक्ट्स जो है इस रिपोर्ट के अंदर है, और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यहाँ पर जेनोसाइडल एक्ट्स हुए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुई है। और जब भविष्य में, पहले ये विमेन वाले केस भी रहते हैं। हाँ जी, अब जो आप बता रहे हैं सुन के मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं। हाँ जी, यही पैटर्न आईएसआईएस ने यजीदी महिलाओं के साथ किया, बिल्कुल यही अजमेर कांड में लड़कियों के साथ किया, यूके वाले पे आएंगे उसमें भी ऐसे ही इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और जो पूरी 1300-1400 साल की हिस्ट्री है इस्लाम की, उसमें ये पैटर्न रिपीटेटिवली दिखाई देता है कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ दुराचार, यौनाचार, व्यभिचार, जैसे अंदर एक कुंठा भरी हो, नफरत भरी हो कि इन्हें हमने डीह्यूमनाइज करना है, अपने से छोटा दिखाना है, बताने के कौन घटिया। एक तो क्योंकि वो महिला है इसलिए घटिया है, दूसरा वो नॉन मुस्लिम महिला इसलिए घटिया। बिल्कुल। तो ये पैटर्न हमें सब जगह देखने को मिल रहा है। हम्म। तो मेरा क्वेश्चन फिर वहीं पे आ जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे और अपने लेवल पे हम कब ये डॉट्स कनेक्ट करके ये समझेंगे कि ये एक एंटी वुमेन मिसोजिनिस्टिक आइडियोलॉजी है, और इसका जितनी जल्दी उपचार करें उतनी जल्दी ये संसार बचेगा। तो ये विश्व को अच्छी तरह से पता है, और इसी प्रश्न के ऊपर हमने एक यूनाइटेड नेशन, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। अभी रिसेंटली एक केस था, एक लड़की फंसी लव जिहाद में जी, 26 साल की है। मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या इसमें अट्रैक्शन हुई इस मैटर में, क्योंकि जब उनसे बात करने गए उसे पता था ये मुझे काउंसिल करने है। कहती आप जो मर्जी बोल लो, मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा कोई नहीं, छोड़ मत, तुम्हें बता दे तुझे क्या चीज़ पसंद है। तो उसका पहला सेंटेंस पता क्या था कि इस्लाम ने औरतों को हक दिए, इस्लाम ने औरतों को इज्जत से जीना सिखाया। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं कि संसार को पता है, मुझे तो नहीं लगता पता है। आप किस सेंस में कह रहे हैं कि जो इंटेलिजेंसी है उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो इसके बारे में यदि आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स देख लें, पाकिस्तान के बारे में देख लें, फिर अफगानिस्तान के बारे में देख लें, एमनेस्टी की इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, तो उसके अंदर जो महिलाओं के साथ इन देशों में हो रहा है वो स्पष्ट रूप से लिखा है। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। ओके।
और इसी संबंध में हमने यूनाइटेड नेशन में एक फॉर्मल कंप्लेंट भी डाली कि शारिया का औरतों के ऊपर क्या प्रभाव है और किस प्रकार की हिंसा उसके कारण होती है। हमने पूरा के पूरा इस रिपोर्ट इसके अंदर कंप्लेंट दी है, जिसके अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित महिलाओं ने सिग्नेचर की है, और उनमें से एक है आया हिरसी अली, वो जो सोमालिया की बहुत ही बहादुर एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम। तो अब जैसे अफगानिस्तान में जो हो रहा है कि वहां पर औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, खिड़की से नहीं देखने देते, और किसी प्रकार की वहां पर एजुकेशन अलाउड नहीं है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता है, मगर आपको ये समझना होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में 57 देश, इस्लामिक देश, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन जो हैं, वो बहुत ही शक्तिशाली है, और इसके कारण इसके ऊपर एक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पर कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ विमेन है, बहुत सारी इसके ऊपर प्रकाशित हुई है। जैसे यूनाइटेड नेशन में आपको बताऊं, उनकी राय क्या है कि जो पोलिगमी है उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की क्लियर ओपिनियन, ठीक है, मगर नहीं हो रही, भारत में नहीं हो रही, इस्लामिक देश में नहीं हो रही। तो इसके अंदर कई कारण है। इस्लामिक देशों के साथ इकोनॉमिक संबंध, आप उनके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं दे सकते। यूनाइटेड नेशंस में 57 देश ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत ही पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक पेचीदा सवाल है, और इसके कारण ये एक्शन नहीं हो रहा। मगर यदि आप दूसरी तरफ देखें, जैसे फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, जिसके अंदर महिला का क्लिटरस काटा जाता है, और कई इस्लामिक स्कूल से रिकमेंडेड है और कई में कंपल्सरी। तो इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस का एक पूरा प्रोग्राम है, और इसके अंदर मेजॉरिटी देश जो है वो मुस्लिम देश है। तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? इसका कारण यही है कि इस्लामिक देशों की महत्व, उनका इन्फ्लुएंस, और लोगों को डर है कि यदि हम इसके बारे में बहुत खुल के बात करेंगे तो हम फिर उस पुराने शब्द आ जाते हैं, आप इस्लामोफोबिक। तो जैसे अभी रिसेंटली इस्लामिक देशों में भी कुछ चेंज आया, मोहम्मद बिन सलमान ने जैसे चेंजेस लेके आया, वो उसने हदीस को लगभग डिलेजिटिमाइज कर दिया, एक तरह से यही कहा जाएगा। तो आपको लगता है कि ये जो एक उनका ग्रुप बना हुआ है, जो एक काउंटर वेट की तरह एक्ट करता है कि इस्लाम के खिलाफ एक्ट नहीं कर सकता, तो ये जो थोड़ी मॉडर्नाइजेशन हो रही है, जो उन्हें समझ, आंखें खुल रही हैं ऐसे कुछ लोगों की, उससे इनके फ्यूचर में फर्क पड़ेगा? देखिए, मेरी पर्सनल राय तो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान एक रिफॉर्मर है, क्योंकि उसने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम लिए, और विशेष रूप से उलेमा का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए उसने बहुत सारा, उनका वहाँ पर सिलेबस भी चेंज कर दिया, और उनकी एक विजन है सऊदी आई थिंक 2030, उसके अंदर जैसे उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग की परमिशन दी, और उनको अब ये लग रहा है कि यदि हम महिलाओं को सेकंड क्लास स्टेटस दे के हम आगे नहीं जा सकते। अब मध्य पूर्व के अन्य देशों भी देखें तो वहां पर भी देर इज अ ग्लिमर ऑफ होप, यानी कि वो भी सोच रहे हैं कि को एग्जिस्टेंस इज अ गुड थिंग। आप दुबई के बारे में बात करें, या आप मलेशिया और इंडोनेशिया के बारे में बात करें, वहां पर कुछ और टॉलरेंस है। मगर यदि आप पूरे इस्लामिक विश्व को देखें तो आप समझिए कि ये अलग अलग गाड़ी है और अलग अलग रफ्तार पे चल रही है, कि कोई बहुत तेज चल रही है इस्लामीकरण की तरफ, जैसे अफगानिस्तान है, और फिर कई मिश्रित हैं जैसे बांग्लादेश, वहाँ पर कुछ इस्लामी कट्टरपंथी हैं और कुछ सेकुलर हैं। और इसके लिए मैंने एक और टर्म कॉइन की थी, इसका नाम है इस्लामोमीटर। इस्लामोमीटर मतलब कि एक देश में कितनी इस्लामिक कट्टरपंथी है, और ये है गेज है 0 to 10। तो अगर देश बहुत ही कट्टरपंथी है तो आप उसे 10 के पास है, और ये बहुत ही नरम है तो वो 0 की तरफ जाए। जैसे एक शब्द है इस्लामोफैक्टिज्म और दूसरा शब्द है इस्लामोमीटर। तो 1 to 10 आप हर देश का इस्लामोमीटर अलग नंबर पे लगा सकते हैं। तो इसमें 10 नंबर पे क्या है? अफगानिस्तान। 10 नंबर पे डेफिनेटली अफगानिस्तान, 9.5 पे डेफिनेटली आ जाएगा। और जैसे अब देखिए टूनिसिया में,
ट्यूनीसिया में उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिला गैर मुसलमान से शादी कर सकती है। तो ये एक्चुअली इस्लाम में अलाउड नहीं। मुस्लिम महिला गैर मुसलमान मैरिज करने का अलाउड नहीं, मगर वहां पर अलाउ किया। क्यों? क्योंकि उनका इस्लामोमीटर कम हो रहा है। और अब देखें कि एक और मैं आपको केस बताता हूँ कि अभी वर्ल्ड कप हुआ तो इजिप्ट में वहां पर एक छोटी कम्युनिटी है कॉप्टिक क्रिश्चियंस। और इजिप्ट में लोग फुटबॉल के बारे में पागल हैं, बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो कॉप्टिक क्रिश्चियंस ने कहा कि हमने इतने अच्छे प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, मगर इजिप्ट की राष्ट्रीय टीम में आपने हमें कभी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं। और उन्होंने इस विषय पर फीफा को कंप्लेंट की हुई है, नीरज जी, कि हमारे कॉप्टिक क्रिश्चियंस होने के कारण हमको इजिप्शियन टीम में नहीं लिया जा सकता। और एक व्यक्ति ने कहा कि मेरे टीममेट्स ने, जब एक कॉप्टिक क्रिश्चियन आया तो उसने कहा कि मेरे टीममेट्स मेरे से खाना नहीं खाना चाहते। तो आपको याद है कि दानिश कनेरी के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ था। तो यदि आप इस्लामोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके अंदर भी इस्लामोमीटर इजिप्ट में लगेगा तो वो लिबरल देश है, मगर सच्चाई में जाएंगे तो नहीं। तो एवरी इस्लामिक नेशन इज प्रोग्रेसिंग एट इट्स ओन रेट। उनकी जो गाड़ियां हैं अलग अलग रफ्तार पे चल रही। आपने जब भी कॉप्टिक क्रिश्चियंस की बात की, जो मोहम्मद की एक सेक्स स्लेव थी मारिया, वो कॉप्टिक क्रिश्चियन थी जी। तो यहाँ पर अगर हम इस्लामिक जो हम सेक्सुअल स्लेवरी की बात कर रहे थे, हमने अभी जो छोड़ दिया वो यूके वाला जो केस था, वो आपने क्योंकि पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें कुछ बताएंगे कि क्या चीज़ है जी। तो और एक और रिपोर्ट है क्रिश्चियन कंसर्न ने लिखी है, और एक और है नेशनल नेटवर्क ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन तीनों के अंदर कॉमनैलिटी क्या है नीरज जी, कि उन्होंने कहा है कि ग्रूमिंग गैंग्स और इस्लाम का संबंध है डायरेक्ट। अभी क्रिश्चियन गैंग जैसे ये है यूके ग्रूमिंग गैंग्स इन इस्लाम, ये क्रिश्चियन कंसर्न ने लिखी है। और जो रूपर्ट लो की रिपोर्ट है उसके अंदर उन्होंने 8 इस्लामिक तत्वों का उन्होंने उल्लेख किया है, जो वो कहते हैं कि ग्रूमिंग गैंग्स के बिहेवियर के ऊपर प्रभाव है। जैसे कि मुसलमानों का गैर मुसलमानों के ऊपर वर्चस्व। आप सबसे अच्छे राष्ट्र हैं और जो गैर मुसलमान है वो सबसे घटिया जानवरों के समान है। अब इसका परिणाम क्या हुआ? उदाहरण दिया है कि ग्रूमिंग गैंग्स ने एक महिला को बोला कि तुम हमारे अच्छा। क्यों? क्योंकि वो काफिर है, क्योंकि वो सफेद है, क्योंकि वो नीचे गिरी हुई है। तो डीह्यूमनाइजेशन जो है वो इससे पैदा होती है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि नॉन मुस्लिम आर द वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स। फिर इसके अंदर उल्लेख है एक इस्लामिक प्रिंसिपल, अल वला वल बरा। अल्लाह के लिए प्रेम और अल्लाह के लिए नफरत। तो अल्लाह के लिए प्रेम और अल्लाह के लिए नफरत, अल्लाह के कारण, अल्लाह के कारण, अल्लाह के कारण। तो मुसलमानों को केवल मुसलमानों से मित्रता करनी चाहिए। आप गैर मुसलमानों को उनका साथी मत बनाइए। इंग्लिश में वर्ड है एलाय, एलाय। क्योंकि यदि आपने बनाया तो फिर आपका दीन कम हो सकता है और उनके प्रति आपके प्रेम की भावना आ सकती है। और इसके अंदर ये कोट किया गया है कि सऊदी इमाम ने कहा कि ये जरूरी है कि गैर मुसलमानों के साथ आप नफरत करें। अब इसका परिणाम क्या? एग्जाम्पल देते हैं कि कई महिला पुलिस वालों के पास गई कंप्लेन करने। अब वो पुलिस वाले निकल आए मुस्लिम, और फिर उसकी वो जो टेस्टिमनी रिकॉर्ड कर रहे थे टेप रिकॉर्डर में, वो जब सुन रहा था उसकी टेप रिकॉर्डर बंद कर और उस महिला को बोलता है कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, तुम अपनी कंप्लेंट वापस लो। अब ऐसे क्यों किया? क्योंकि यदि उसने कंप्लेंट ले ली होती तो फिर मुस्लिम पुलिस ऑफिसर को मुस्लिम्स के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती होती, और ये नहीं कर सकते क्योंकि मुसलमानों को मुसलमानों के साथ मित्रता करनी चाहिए। एक हाँ जी। वो जो था शौकत अली या मोहम्मद अली, जिसने गांधी को बोला था हाँ जी कि तू बहुत अच्छा हो सकता है जी, लेकिन मेरे दीन के अकॉर्डिंग हाँ, तू सबसे गिरे हुए मुसलमान से भी गिरा होगा। तो ये वही चीज है जो आप वही चीज। जी। हाँ।
अब आते हैं, उन्होंने बोला कि महिलाओं के, औरतों के प्रति क्या रवैया, क्या नजरिया है, इसके बारे में उल्लेख किया है कि आदमियों का औरतों के ऊपर वर्चस्व है और नियंत्रण है। हर महिला का एक वली होता है और वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। अब महिलाओं को ढक के रखना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। कई केसेस में उनकी जबरन निकाह किया हो सकता है। और ये मिनिमम एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट का इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यानी कि किस एज पर वो लड़की बोले कि हाँ मैं सेक्स के लिए तैयार हूँ, ये नहीं। अब ये इसका कारण क्या है, वो बोलते हैं इसके अंदर कि क्योंकि औरतों को बताया जाता है कि आप अपने आप को ढक के रखो, और यदि उसने अपने आप को नहीं ढका तो फिर ये मैसेज जा रहा है कि वो शी इज सेक्सुअली अवेलेबल, वो उपलब्ध है और वो सेक्स चाहती है। अब शायद आपको याद होगा कि एक ऑस्ट्रेलिया में केस हुआ था कि वहां पर लेबनीज रेप गैंग पकड़ा गया और कन्विक्शन के बाद उसने बोला कि यदि आपने मास्क खुला रखा है और बिल्ली आ जाए तो आप किसको दोष देंगे, मास्क को या बिल्ली को? बोले खुले मास्क को। तो इसी प्रकार से इसके अंदर भी बोला गया है कि उन्होंने मुझे बोला तुम अपनी नजर नीचे रखो। और जिस प्रकार से इस्लाम में इजाजत है कि 434 में कि यदि एक आदमी को लगे कि उसकी जो वाइफ है वो डिसोबीडियंट है, वो फिजिकल वायलेंस का उपयोग कर सकता है। ये बताइए कि हमने प्रॉब्लम तो समझ ली कि नेशनल लेवल पे भी है, इंटरनेशनल लेवल पे भी है, लेकिन जैसा होता है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन मैं जानता हूँ एक नहीं हो सकता, हम सब जानते हैं कोई एक सॉल्यूशन तो नहीं होगा। प्लस जब हमें कुछ करना है तो इंडिविजुअल लेवल पे भी करना, गवर्नमेंट लेवल पे भी होगा और जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं उस लेवल पे भी। तो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, जो पहले हम इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात करते हैं, तो मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने बोला था कि इस्लामोफैक्टिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हमको इस्लामोफैक्टिस्ट बनना चाहिए, मतलब कि इंडिविजुअल लेवल पे जो फैक्ट्स क्या है इस्लाम के संबंध में आपको पता होना चाहिए। आपको प्राइमरी सोर्सेज में जाना चाहिए, आपके बारे में क्या लिखा हुआ है कुरान में। तो जब अपने आप को एजुकेट करेंगे, तो आप ये कह रहे हो कि हर नॉन मुस्लिम को यानी हर काफिर को हाँ कुरान इस्लाम क्या है वो जानना चाहिए। जी जी। क्योंकि उसके अंदर हमारे विषय में क्या लिखा है वो तो जानने का हमारे को अधिकार है ना। अब यदि वो बोले कि आप इस्लाम के ऊपर बात ना करो, तो उसका उत्तर बहुत ही सिंपल है कि आप तो हमारे विषय में बात कर रहे हैं ना। तो यदि आप हमारे विषय में बात करें तो हम तो जानना चाहते हैं आप क्या बोल रहे हैं हमारे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप सोचें कि आप सुरक्षित रहेंगे 5 साल 10 साल, ये आप भूल जाइए। आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ेगा, क्योंकि 5 10 15 20 साल और विशेष रूप से हमारे जो युवक है उनको लॉन्ग टर्म से सोचना पड़ेगा। अब ऐसे में क्यों बोलता हूँ कि अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान है, 1947 में तो नहीं था ना। अब लोग समझते हैं कि पाकिस्तान हमेशा था। ये जो है ना कि बॉर्डर्स बदलते रहते हैं, डिमांड्स आती रहती हैं, और यदि हमें लगे कि आज मोदी है, योगी है, हिमंत बिस्वा शर्मा है, तो आगे जाके होंगे नहीं होंगे इसका कोई पक्की तरह से हम नहीं कह सकते। आपको अपने ऊपर संगठित होना पड़ेगा, और क्योंकि हम एक लोकतंत्र हैं, ये जो मुद्दे हैं ये आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ उठाइए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ, आपके एमएलए के साथ, एमपी के साथ। उनकी क्या इसके बारे में पॉलिसी है कि यदि इस्लामीकरण हो रहा है उसके बारे में क्या पॉलिसी है। शासन के लेवल पे तो जैसे मैंने कहा कि ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस फोर्सेस को रेडिकलाइजेशन और इस्लाम के वो टेनेट्स जो नॉन मुस्लिम्स के बारे में बोलते हैं, जिहाद के बारे में, उनकी ट्रेनिंग देना आवश्यक है, डी रेडिकलाइजेशन करना आवश्यक है। और ये जो 4 मैरिजेज जो अलाउड, पोलिगी में अलाउड है, ये तुरंत बंद होना चाहिए। ये जो औरतों और आदमियों के बीच में जो इस्लामिक लॉ में जो डिस्क्रिमिनेशन है कि आदमियों को औरतों के अनुसार डबल, ये बंद होना चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ कि असली सेक्युलरिज्म लाना चाहिए, जो जिसके अगर आपने लाए तो इसका मतलब है कोई कानून के आगे ये नहीं बोल सकता कि हमारा स्पेशल धार्मिक कारण से अधिकार है।
क्योंकि यदि आदमी बोले कि मैं तो 4 साल, इसका मतलब ये भी कह रहे हैं कि ये जो मेजॉरिटी माइनॉरिटी का नॉनसेंस हमारे देश में क्रिएटेड है, ये भी बंद होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ मतलब एक कानून होना चाहिए सबके लिए। यदि हिंदू को अधिकार है कि केवल वो एक महिला से विवाह करे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि मुसलमान को ये अधिकार हो कि वो 4 औरतों से शादी करे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम भारत में रहेंगे, भारत एक सेक्युलर देश है, और ये कौन से रीजनिंग पर ये अलाउ कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। यूनाइटेड नेशंस में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पोलिगमी इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ वुमेन, इंटरनेशनल लॉ है ये। और वेस्ट में देखें तो वहां पर पोलिगमी नहीं अलाउ करता। तो यदि हमारा देश सेक्युलर है, हमको इस्लामिक देशों में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। और दूसरा ये है कि जब यहाँ पर कोई टेररिस्ट ऑफेंसेस हों, उसके अंदर प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन होके जल्दी से जल्दी सजा होनी, जल्दी से जल्दी कन्विक्शन और सजा होनी चाहिए। और विशेष रूप से सपोज करो कि टेररिस्ट का जो परिवार है या उसके मित्र हैं, उन्होंने यदि उसको सहायता दी है तो उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। पर लॉन्ग टर्म यदि देखा जाए तो पार्टीशन के बाद जो हमारी इस्लामिक इशू है वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, वो तो बढ़ता जा रहा है। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। और ये जो सेपरेट सोच है, और ये सेपरेटिस्ट सोच के बारे में या एक्सक्लूसिव सोच के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आप चाइना में भी देखते हैं यही, आप फिलीपींस में भी देखते हैं, और ऑस्ट्रेलिया और यूके के पॉलिटिक्स है वहां पर भी उन्होंने अपनी सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं सेपरेट डिमांड्स के लिए। तो ये जो ये आरोप लगाया जाता है कि कांग्रेस के कारण ये पार्टीशन हुआ, और यदि कांग्रेस ने ये किया होता तो पार्टीशन नहीं होती। यदि हम मुस्लिम पॉलिटिक्स को वर्ल्ड वाइड लेंस से देखें तो ये सेपरेटिज्म जो है ये हर डेमोक्रेटिक स्टेट में आपको दिखाई देगा। अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, सब जगह वो अपने आप को सेपरेट समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अल वला वल बरा। तो ये जो प्रॉब्लम है ये आसान प्रॉब्लम है, ये सदियों तक हमको सामना करना पड़ेगा, मगर बहादुरता के साथ, वीरता के साथ हम कर सकते हैं। हमारे अंदर वो शक्ति है, पर अपने आप को इसके लिए तैयार करना। ठीक है राहुल जी, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी ने बोला कि हम सबको इस्लामो फैक्टर्स होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज। देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम सब ये जो विपदा बोल रहे हैं, विपत्ति बोल रहे हैं, समस्या बोल रहे हैं, इससे सक्सेसफुली लड़ सकें और जीत सकें। राम राम।